नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आज से इंडिया गठबंधन का दौरा पूरे बिहार में शुरू हो गया है और ये घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि वोट आपका चोरी हो रहा है। यह बात बार बार कही जा रही है, हर बार कही जा रही है, कई महीनों से कही जा रही है, बल्कि कई सालों से कही जा रही है। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि यह सवाल को लेकर जो आज से लगभग 50-60 साल पहले कहे थे चारू मजुमदार ने कि चुनाव एक फ्रॉड है और इसका बहिष्कार ही एकमात्र राजनीतिक रास्ता है, और इस तरीके से उन्होंने कहा था और इसके लिए रणनीति बनाया था उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का, बंदूक के जोर पर सत्ता पर कब्जा करने का। चीन का रास्ता वो उन्होंने मान्यता दिया था और लड़ाई का शुभारंभ किया था। ऐसा नहीं है कि चारू मजुमदार ने चुनाव नहीं लड़ा, वो स्वयं चुनाव लड़े थे और चुनाव के अंदर जा कर के उन्होंने जो धांधलीबाजी देखा, जो उन्होंने पूरी तंत्र को देखा, इसके बाद उन्होंने ये पिन पॉइंट डिसीजन लिया और अपने रास्ते चल पड़े माओवादी आंदोलन के राह में। ये तो उनकी बात थी। आज 50-60 साल के बाद ठीक यही बात तमाम विपक्ष की पार्टियां कह रही है। आज ये तमाम लोग जो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्होंने साफ साफ देख लिया कि वास्तव में जो चारू मजुमदार कहा करते थे चुनाव एक फ्रॉड है, वो बिल्कुल ही पूरी तरह से फ्रॉड है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा है एक भाषण में, उन्होंने बताया कि 2023 ईस्वी को भाजपा की सरकार ने संसद में एक नियम लाया, एक बिल लाया, और उस बिल लाने के बाद उन्होंने कहा कि इस बिल के अंदर ये प्रावधान है कि चुनाव आयोग चाहे और उसकी मेंबर्स चाहे कुछ भी करे, चाहे वो वोट लूट ले, चाहे हत्या कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, किसी तरीके का भी काम कर ले, वो उन पर FIR नहीं हो सकता, उनके खिलाफ किसी तरह की शिकायतें नहीं हो सकती, कानूनी रूप से क्रिमिनल एक्ट नहीं बचल सकता उस पर। और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप FIR नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। मतलब ये है कि जो पहले ढकी छुपी थी, चारू मजुमदार के वक्त में जो चीज़ ढकी छुपी थी, इसे उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया था, बारीक निगाह से देख लिया था। उस चीज़ को देखने में भारत के राजनीतिक पार्टियों को 60 साल से अधिक लग गए। तेजस्वी यादव बार बार कहने के लिए मजबूर हैं कि अगर चुनाव की ये प्रक्रिया चलती रही, अगर इस तरह से धांधलेबाजी चलती रही, SIR में इस तरह से जिंदे लोगों को मुर्दा बनाया जाता रहा, फर्जी वोटर उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से लाए जाते रहे, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक यही लाइन चारू मजुमदार ने लिया था। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये लोग हथियार उठाने की दिशा में प्रवृत्त होंगे या नहीं, लेकिन चारू मजुमदार ने हथियार उठाया और भारत के परिदृश्य पर एक राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया। वो था CPI माओवादी। इन्होंने अपने लड़ाई के जरिए, अपने साथियों के शहादत के जरिए जो इतिहास रचा, जो सत्ता की स्थापना की, उसे बोलते हैं जनता ना सरकार। ये तो आप जानते ही हैं, कई बार मैंने बताया भी इस चीज़ के बारे में है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब बार बार इन माओवादियों को कहा जा रहा है कि आप आइए चुनाव लड़िए, MP MLA बनिए, हमारे कमेंट बॉक्स में भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि माओवादी क्यों नहीं आप सरकार में आप शामिल होने के लिए आते हैं, अपना MP MLA का चुनाव करते हैं।
तो सवाल तो अब ये उठ रहा है कि जिस चुनाव में आने की बात ये लोग कर रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में दर्शक हमारी अपनी बात को रख रहे हैं, सवाल यहाँ है कि आखिर चुनाव की विशेषता कितनी है। जब चुनाव में लड़ रहे विपक्षी दल को ही इस चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रह पा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि डकैती का आरोप लगा रहे हैं, और इसके खिलाफ में आज ये जो चुनाव विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां, यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो सरकार में हैं, भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आखिर अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी क्या अस्तित्व बचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में खेल करके नीतीश की पत्ता काट दे, नायडू के पत्ता काट दे और उसे हरा दे। तो ये पूरी चीज़ें हैं जिसके लेकर के पूरे देश में चिंताएं हैं। अभी मैं परसों मैं जहानाबाद गया था एक लोगों से मिलने के लिए, एक प्रोग्राम को देखने के लिए। वहाँ पर एक आदमी जो गरीब थे, ग्रामीण थे, जब उनसे सवाल किसी ने पूछा कि कितने रुपया में वोट बेचिएगा, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि वोट बेचना मतलब बेटी को बेचना। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को बेच दूं? यह समाज में बिहार के लोगों के अंदर अपने वोट के प्रति इतनी गहरी समझदारी है, इतनी गहरी उसके बारे में सोच है। वह वोट की तुलना अपनी बेटी से करते हैं। जिस तरह से वो अपनी बेटी को नहीं बेचते हैं, उसी तरीके से तो वो वोट कैसे बेच देंगे। ऐसे राजनीतिक माहौल में भी जब मोदी की सत्ता, यह जो चुनाव आयोग के भरोसे चल रही है, जब ऐसा जाल बिछाए हुए है और फर्जी वोटरों का अंबार खड़ा कर दिया है, चुनाव आयोग के किसी भी अपराध को ढकने के लिए, बचने के लिए बाकायदा कानून ले आया है, संसद में पारित करा लिया है, तो सवाल तो ज़रूर उठेगा कि भाई यह चीज़ आखिर कैसे चलेगा। आप अक्सर कई लोग भाजपा के नेताओं से मुंह से सुनते होंगे, जब जनता उसे सवाल पूछती है तो टक्का सा जवाब देती है कि तुम्हारे वोट की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपने वोट अपने पास रखो, हम तो जीतेंगे तो तुम्हारे मर्जी से नहीं जीतेंगे। सवाल उठता है कि एक वोटर के साथ जब भाजपा का नेता इस तरह से बात करता है, तो सवाल तो ये भी उठता है कि इसमें साहस इतना कहाँ से आ गया कि वो वोटर को, जो उसके वोटर्स हैं, जो आम जनता है, उनके बारे में साफ बोलते हैं कि हमें तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत क्यों नहीं है उनको? यही जवाब है। चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग भ्रष्ट है, चुनाव आयोग ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया कलंकित कर दिया है और वोट की डाका डालकर भाजपा को जिताने का एक टूल बन गया है। ये जो टूल किट गैंग कह करके भाजपा के लोग देश के गरीबों को, देश के उन लोगों एक्टिविस्टों को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं या उनके खिलाफ मजाक का एक पात्र बना देने की कोशिश करते हैं। असल में भाजपा का भाजपा ही वो टूल किट गैंग है। इसके अलग अलग टूल है। इस गैंग के पास एक चुनाव आयोग का गैंग है जो टूल है, इनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी टूल है, इसके पास तमाम तंत्र बने हुए, सीबीआई, ईडी, फलना ढिमका, जितना भी चीज़ सुन रहे हैं, इनकम टैक्स, ये तमाम टूल्स हैं। इस टूल्स का इस्तेमाल करके ये टूल किट गैंग जो भाजपा है, जो आरएसएस है, इसने बाकायदा अपना एक आधार मजबूत कर लिया है। यहाँ पर इन्हें वास्तव में आम लोगों के वोट की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग ही इसको वोट डालता है, चुनाव आयोग इसे विजयी घोषित करता है, चुनाव आयोग ही इसको तमाम तरीके से संरक्षित करता है। बदले में चुनाव आयोग का संरक्षण ये मोदी सरकार देती है। बनारस का चुनाव बहुत ही संदिग्ध चुनाव है। क्या सुप्रीम कोर्ट या भारत की जो भी तंत्र है, वहाँ पर क्या वास्तव में उसका रिकाउंटिंग करवाएगी? अभी कुछ दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट में एक रिकाउंटिंग का प्रोसेस चला था, हरियाणा के एक सरपंच के चुनाव का जो ईवीएम से हुआ था, उसको जब दोबारा रिकाउंटिंग किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आप समझ लीजिए कि निर्णय ही पलट गया था। विजयी घोषित उम्मीदवार हार गया और जो वास्तव में हरा दिया गया चुनाव आयोग के माध्यम से, वही विजयी घोषित हुए। हम इस न्यायपालिका से भी, इस चुनाव आयोग से भी और इस देश की तमाम तंत्रों से भी मांग करना चाहेंगे
कि क्या एक बार फिर बनारस के वोटों का रिकाउंटिंग किया जा सकता है? क्यों नहीं हुआ रिकाउंटिंग करता बनारस के वोट का? जिस तरह से सरपंच के चुनाव का कराया गया, इसका भी कराया जाए। बनारस के एमएलए एमपी का जो जिस पर मोदी विजयी हुआ है उसका कराया जाए। नहीं करा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, यह संदिग्ध सरकार है। यह मोदी सरकार जो है ये संदिग्ध सरकार है। यह ना इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ना ही वह इस देश की चुनी हुई सरकार है। ये एक भ्रष्ट, निकम्मी और चोर सरकार है। इसने चोरी के वोट से, इसने चुनाव आयोग की मदद से सरकार बनाया है। अगर 24 के चुनाव की बात करें हम अगर, तो सीधी बात देख लें आप, इतनी बड़े पैमाने पर चोरी करने के बाद भी जब अमित शाह बार बार घोषणा करते थे अब की बार 400 पार, लेकिन वो 240 तक ही सिमट गया, वो 250 पार भी नहीं कर सका। इतनी चोरी के बाद ही इसी समझ लीजिए कि कितनी बड़ी पैमाने पर देश की जनता ने इसके खिलाफ वोट दिया था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, हिटलर के बारे में कहा जाता है कि वह भी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ही आया था। चुनाव में उसका बहुत बहुमत नहीं था और बहुत मुश्किल से वो जीता था, लेकिन वह जो चुनाव हुआ था वहाँ पर निर्णायक चुनाव हुआ था। उस चुनाव में अगर विपक्षी पार्टियाँ अगर एकजुट हो जाती, विपक्षी दल अगर एकजुट होकर के हिटलर के खिलाफ अगर चुनाव ही लड़ती अगर, तो चुनाव के माध्यम से भी हिटलर को रोका जा सकता था। लेकिन विपक्षी दलों में एकता नहीं बनी, वे लोग आपस में बटे रहे और इस बटे रहने का प्रभाव यही हुआ कि वहाँ पर हिटलर विजयी हुआ। उसके बाद का इतिहास शायद दुनिया जानती है, कितने लाखों करोड़ों लोगों के खून से वह धरती सन गया, ये दुनिया सन गई। और ठीक यही स्थिति भारत में है। भाजपा को भी चुनाव के माध्यम से बेशक आप रोक सकते हैं, लेकिन आपको जो 60% वोट का दावा करते हैं, दावा रखते हैं, वह अगर पूरी तरीके से एकजुट होकर इस मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करे, चुनाव भी लड़े अगर, तो भी इनको रोक सकते हैं। अगर आप खुद चुनाव की प्रक्रिया संदिग्ध अगर है, तो फिर आप माओवादियों से कैसे बोल सकते हैं कि तुम जो है, आप जो है चुनाव में भाग लीजिए, आप जो है वोट लड़िए, आप जो है एमपी एमएलए बनाइए? निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। एक और दूसरी चीज़ है, मोदी सरकार, अमित शाह ने जो 26 का एक डेट तय किया था, 31 मार्च 1926 का, वह डेट यूं ही तय नहीं किया था। असल में वो जानता है कि इस देश में अगर सबसे मजबूत तरीके से अगर किसी तरह का प्रतिरोध आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ माओवादी की तरफ से आएगा। हिटलर के साथ एक और प्लस पॉइंट था, वहाँ पर कम्युनिस्टों का सशस्त्र पार्टियाँ नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उसके पास कोई हथियारबंद सेना नहीं था या कोई उसके पास तंत्र नहीं था, हथियारबंद तंत्र, जिस कारण हिटलर आसानी से लोगों को चलता हुआ कम्युनिस्टों को मारता काटता आगे बढ़ गया और सत्ता में आकर के अपनी साजिश को रच लिया। लेकिन वो तभी रुका जब सोवियत संघ की लाल सेना ने उसको पूरी तरह से पराजित किया और उसे खत्म कर दिया। लेकिन भारत में ये बात नहीं है। भारत में एक सशक्त प्रतिनिधित्व माओवादियों का है और एकमात्र चुनौती जो उनको मिल सकता है भाजपा को, माओवादियों से ही मिल सकता है, क्योंकि अन्य तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जो भी हो, यह लोग तमाम लोग को तो जो कानूनी प्रक्रिया में है, अगर केस कर दें या एफआईआर कर दें या किसी तरह का इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, फलना ढिमका कर करके उसको खत्म कर जा सकता है। लालू यादव का एक बेहतरीन उदाहरण है। लालू यादव को किस तरीके से इस सीबीआई, ईडी और तंत्रों के माध्यम से खत्म करने की कोशिश किया गया, बल्कि खत्म कर दिया, उनके राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि इस देश में दो ही लोग बचे हुए हैं, या तो भाजपा आरएसएस या फिर माओवादी और उनकी जनता सरकार। यही दो के बीच में, ये दो पार्ट के बीच में ये लोग झूल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस हैं, आरजेडी हैं। अभी एक खबरें ये भी आ रही थी
कि राहुल गांधी की हत्या करने का प्रयास चल रहा है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या किया था, अब उसी का वंशज या और आरएसएस के जो लोग हैं, गिरोह हैं, गुंडे हैं, वह अब राहुल गांधी का हत्या करने की बात कर रहे हैं। इस बात की शिकायत जब कोर्ट में किया गया तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, तो उसका मामला 1 महीने के लिए टाल दिया गया। यानी 1 महीने तक के लिए राहुल गांधी की हत्या होती भी अगर तो कोर्ट सुनेगी नहीं। यह कोर्ट टूल, मैंने बताया मोदी का टूल है। सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये सभी मोदी के टूल्स हैं। इस टूल्स का इस्तेमाल करके इस देश के तमाम जनतांत्रिक अधिकार जनता को मिले हैं, उसे एक एक करके ख़त्म कर रही है ये सरकार। इस SIR को इसने कहा था कि हम बांग्लादेशी, म्यांमारी और फल्ला ढिमका घुस गया है, विदेशी घुस गया है। जब SIR किया गया तो एक भी आदमी इसको, इस चुनाव आयोग को नहीं मिला जो कि बांग्लादेशी हो या जो घुसपैठिया हो या किसी अन्य देश से घुस आया हो। यही सवाल चुनाव आयोग से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस बदमाश के गिरोह ने, उससे जब पूछा एक पत्रकार ने कि कितने बांग्लादेशी मिले आपको, कितने म्यांमार के लोग मिले उसको, उसके बाद सब कोई जवाब नहीं था, अलबलटल के बात निकल गया। During door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? एक सवाल ये था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही MLA और MP का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो SIR की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। तो ये सवाल है, झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, गोबेल्स की बात करना और गोबेल्स की तरह हर चीज़ को उसी तरह मैनिपुलेट करना, इस तमाम चीज़ों का जो चीज़ दिख रहा है, जो चल रहा है, उसका असर इसी रूप में आएगा कि आपको या तो लड़ना होगा या फिर ख़त्म हो जाना होगा। लड़ने का रास्ता माओवादियों से ही निकलता है, माओवादियों से सशस्त्र आंदोलन से ही निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकमात्र वही चीज़ है, संयुक्त मोर्चा भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देश की तमाम पार्टियों को जो आज लड़ रही है, जो वास्तव में आज सड़कों पर उतर आई है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आज तमाम इंडिया गठबंधन के तहत जो लोग हैं वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो सवाल यही है कि चीज़ किस दिशा में जा रही है। ये चीज़ बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और अगर ये लड़ाई चलता रहा तो बैकबोन की तरह माओवादी कहीं न कहीं उनको समर्थन में दिखेंगे। माओवादी कहीं न कहीं इन चीज़ों के जो बात माओवादी कह रहे हैं, ठीक अब यही बात इन लोगों को भी कहना पड़ेगा। हम जन्मजात नक्सलाइट हैं, हम जन्मजात नक्सलाइट हैं, लेकिन हिंसा वाला नहीं, अहिंसा के माध्यम से। चुनाव बहिष्कार की बात माओवादी कर रहे थे, चुनाव बहिष्कार की बात अब ये गठबंधन के लोग भी करना इनकी मजबूरी हो गई है। ये तमाम चीज़ें हैं, आप देखिए समझिए भारतीय राजनीति में किस तरह से जनता के अधिकार को भाजपा कुचल रही है। वोट देने का जो एक अधिकार था जिसकी तुलना यहाँ के देश के लोग, बिहार के लोग अपनी बेटी से करते हैं, किस तरह से उनको लूटा जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी ने जो आज प्रयास किया है, जो सड़कों पर उतरे हैं, जिसका घबराया हुआ ये संरक्षित किसी भी तरह के FIR से और मुकदमे से संरक्षित ये चुनाव आयोग है, नंगा खड़ा होकर के आज प्रेस बयान देने आया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है, ये इसी का नतीजा है। वरना चुनाव आयोग तो एक बैठा हुआ गैंग है जिस पर कि किसी तरह का हमला कोई नहीं कर सकता। अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब यही चुनाव आयोग को बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह ही सड़कों पर घसीट कर पीटा जाएगा और जनता सवाल पूछेगी पीटते पीटते हुए कि तुम कौन हो, इस देश में क्यों हो, मोदी को तुम क्यों जिता रहे हो।
और यही सवाल मोदी से ही पूछा जाएगा। सड़कों पर दौड़ाते हुए, पीटते हुए मोदी ने कहा था, हमको से आप दिक्कत हो चौराहा बुला लेना, हम आ जाएंगे। अब मोदी चौराहा किस चौराहा पर आता है, जनता इंतजार कर रही है। चौराहा पर आए, जनता को पूछेगी। नमस्कार, मैं स्वर्ण भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।